Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 13, 9th Computer Science, chapter number 1. आज के लेक्चर में हम एल्गोरिदम्स की मज़ीद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. एग्जांपल नंबर 2 से ऑनवर्ड आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे. तो एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक की क्या है कि राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स. कि हमने एक एल्गोरिदम बनाना है किस काम के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स. मास और अप्लाइड फोर्स ये जो हाईलाइट किया है ये गिवन है. तो सबसे पहले जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एल्गोरिदम में सबसे पहला स्टेप हो गया स्टार्ट. ये एल्गोरिदम में एंट्री पॉइंट है और इससे पता चलता है कि एल्गोरिदम का आगाज हो चुका है और इससे पहले एल्गोरिदम का कोई हिस्सा नहीं है जो कॉन्टिन्यूसटी हो इस वाले हिस्से के साथ. तो एल्गोरिदम में स्टार्ट के लिए, एंट्री पॉइंट के लिए, एल्गोरिदम के आगाज के लिए स्टार्ट हम लगाते हैं. तो पहला स्टेप स्टार्ट. दूसरा स्टेप में अब क्या होगा, हमने इनपुट करना है. क्या चीज इनपुट करनी है, मास और अप्लाइड फोर्स. तो दो मास और फोर्स चुके बेटे ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे इनपुट नंबर्स करो. दो न्यूमेरिक वैल्यूज या दो नंबर्स इनपुट करनी है. एक मास की वैल्यू होगी, दूसरी फोर्स की वैल्यू होगी. तो मास और फोर्स ये हमने इनपुट करना है. तो मास नाम की मेमोरी लोकेशन में मास हमने स्टोर करके रख लेना और फोर्स नाम की मेमोरी लोकेशन में फोर्स स्टोर कर लेना. या मास वेरिएबल में मास की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फोर्स वेरिएबल में फोर्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी. उसके बाद फिर स्टेप नंबर 3 हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. जो फोर्स में वैल्यू पड़ी हुई है वो लो, जो मास में वैल्यू पड़ी है वो लो, फोर्स को मास पे डिवाइड करो और जो रिजल्ट आए वो एक्सेलरेशन नाम की मेमोरी लोकेशन में महफूज करो. दूसरे लफ्जों में एक्सेलरेशन नाम के वेरिएबल में फोर्स और मास को डिवाइड करके जो रिजल्ट आए वो एक्सेलरेशन नामी वेरिएबल में स्टोर कर लो. ये सेट इंडिकेट कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन बनाओ एक्सेलरेशन नामी, या दूसरे लफ्जों में एक वेरिएबल एक्सेलरेशन नाम का बनाओ और उसमें वैल्यू फोर्स को मास पे डिवाइड करने से जो रिजल्ट आए वो स्टोर करो. उसके बाद स्टेप नंबर 4, एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हमने डिस्प्ले करना है. तो डिस्प्ले के लिए क्या टर्म इस्तेमाल होती है, आउटपुट की. आउटपुट एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन नाम के वेरिएबल में मौजूद है वो आप डिस्प्ले कर दो, स्क्रीन पे दिखा दो. तो आउटपुट से एक्सेलरेशन नाम के वेरिएबल में या एक्सेलरेशन नाम की मेमोरी लोकेशन में जो कुछ होगा वो स्क्रीन पे दिखा देगा. स्टेप 5 एंड हो गया और हमारा एल्गोरिदम काम को पहुंचेगा. बेटे जब आप एल्गोरिदम पढ़ रहे हो तो जो फ्लो चार्ट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं फ्लो चार्ट्स के ये एल्गोरिदम है. इसलिए फ्लो चार्ट्स आपने अपने सामने खोल लेने और फिर साथ साथ ये एल्गोरिदम्स को देखना है. तो इंशाल्लाह दोनों एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, समझने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे और आपका तसव्वुर जो है वो वाज़ेह हो जाएगा. चूँकि ये अपने फार्मूला वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि F इज इक्वल टू एम ए वाला लगता है और A इज इक्वल टू एफ ओवर एम. ये रिलेशन हमारा इस्तेमाल होगा एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए. चूँकि फ्लो चार्ट्स में ऑलरेडी तफसील से डिस्कस हो चुका है इसलिए मैं मज़ीद इसमें डिटेल में मैंने यहाँ पे नहीं बताया. इसके बाद अब एग्जांपल नंबर 3 कि क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो ये भी बेटे हमने फ्लो चार्ट्स में देख लिया था कि क्यूब की शक्ल कैसे होती है, वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है सारा. तो सबसे पहले देखें, पहले स्टेप में आ गया स्टार्ट. तो ये एल्गोरिदम का एंट्री पॉइंट हो गया. उसके बाद स्टेप 2, इनपुट करें एक न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर इनपुट करना है. क्या है, एज. एज का मतलब है क्यूब का जो किनारा है उसकी लंबाई हमने इनपुट करनी है और एज नाम के वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लेना है या एज नाम की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर लेना. फिर हमने क्या करना, स्टेप 3 कंप्यूटेशन है और यहाँ पे हम देखें क्या करेंगे, सेट वॉल्यूम टू एज मल्टीप्लाइड बाय एज मल्टीप्लाइड बाय एज. क्या करें कि एज को की वैल्यू को एज से ही मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिजल्ट है उसको एज से मल्टीप्लाई करें. जो सारा फाइनल कंप्यूटेशन का रिजल्ट बने वो किसके अंदर स्टोर करो, वो वॉल्यूम नाम की मेमोरी लोकेशन या वॉल्यूम नाम के वेरिएबल में स्टोर करो. चनाचे एज की वैल्यू
मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर एच से 3 दफ़ा। मसलन एच में अगर 5 रखा हुआ है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 125 बनेगा और वॉल्यूम में 125 स्टोर हो जाएगा। स्टेप 4 आउटपुट कर देना है वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम में है वो हमने वैल्यू स्क्रीन पर दिखा दी आउटपुट करने के लिए। ये तो वॉल्यूम नाम की मेमोरी लोकेशन या वॉल्यूम वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। स्टेप 5 एंड जो इंडिकेट करेगा कि एल्गोरिदम का हमारा इख्तिताम हो चुका है। फिर दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लो चार्ट्स को आपने एल्गोरिदम्स को समझते हुए सामने रखना है। फ्लो चार्ट्स बड़े तफसील से समझाए हुए हैं, सारी बातें वहाँ पे डिटेल में डिस्कस हो गई हैं, इसलिए यहाँ पे बुनियादी फार्मूले और चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स और किस तरह से एक एल्गोरिदम लिखना है वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद अगली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो बेटे पैरेललोग्राम शक्ल का आपको पता है, एरिया फाइंड करने का फार्मूला भी आपको पता है कि बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो अब ये कैसे होगा, ये ऑलरेडी फ्लो चार्ट में डिस्कस हो चुका है। पहला स्टेप स्टार्ट हो। दूसरा स्टेप इनपुट करना है दो नंबर्स यानी कि दो न्यूमेरिक वैल्यूज बेस और हाइट। तो बेस भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, हाइट भी एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये दोनों हमने वैल्यूज इनपुट करनी है। एक बेस नाम की मेमोरी लोकेशन या बेस वेरिएबल में स्टोर कर लेनी, दूसरी हाइट नाम की मेमोरी लोकेशन या हाइट वेरिएबल में स्टोर कर लेनी। फिर हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, एक मेमोरी लोकेशन हमने बनाई एरिया नाम की या एरिया वेरिएबल बनाया। हमने क्या किया कि बेस को हाइट से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू बेस में है वो ली, जो हाइट में है वो ली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको एरिया में स्टोर किया। मसलन बेस है 5, हाइट है 10, या इसको भी आप जो है 10 ले लें, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऊंचा ज़्यादा होगा, इसकी चौड़ाई कम होगी। अगर बेस को हम ज़्यादा ले लेते हैं, मसलन बेस 10 ले लेते हैं, हाइट इसकी हम ले लेते हैं 4, तो 10 4 ज़ा 40, 40 जो जवाब है वो एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, आउटपुट कर देंगे एरिया को, और एरिया नाम की मेमोरी लोकेशन में या एरिया वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है हमने कैलकुलेट करके रखी है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। और मजीद चूँकि कुछ नहीं करना, स्टेप 5 एंड हो जाएगा, हमारा एल्गोरिदम का इख्तिताम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिदम हमारा क्या है कि हमने ये करना है कि 3 अनइक्वल नंबर्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा नंबर वो हमने फाइंड करना है। बेटे इसका भी ऑलरेडी फ्लो चार्ट हम बना चुके हुए हैं, और फ्लो चार्ट में मैं तफसील से नंबर्स लेके और इसको तफसील से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। तो वो फ्लो चार्ट या लेक्चर वो आपने सामने रखना है, उसको लेक्चर को पहले सुन लें या उसका जो फ्लो चार्ट है वो बना के अपने सामने रखें, और उसके बाद फिर जो है ये एल्गोरिदम इसको सुनना शुरू करें और इसके एक्सप्लेनेशन सुने, तो इंशाल्लाह आपका तसव्वुर वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट आ गया। स्टेप 2 इनपुट करने हैं 3 नंबर्स n1 n2 और n3। पहला नंबर n1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, दूसरा n2 के अंदर, तीसरा n3 के अंदर। ये मेमोरी लोकेशन है 3। एक मेमोरी लोकेशन का नाम n1 रखा, नंबर 1, n2 दूसरी मेमोरी लोकेशन के दूसरे नंबर के लिए, n3 तीसरे नंबर के लिए मेमोरी लोकेशन वो हो गई। तो n1 n2 और n3 तीन नंबर्स हमने इनपुट किए, या दूसरे लफ्जों में तीन वेरिएबल बनाए n1 n2 और n3, इनमें तीन नंबर स्टोर कर लिए। बस एक में 4 स्टोर कर लिया, एक में 7 स्टोर कर लिया, एक में 5 स्टोर कर लिए, तो ये नंबर स्टोर कर लिया। स्टेप 1 सबसे पहले हमने क्या करना है, सेट लार्ज टू n1। जो n1 की वैल्यू है उसको लार्ज नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें n1 की वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब जो भी पहली वाली वैल्यू होगी वेरिएबल में पड़ी होगी n1 नंबर में, तो उसमें उसकी वैल्यू को आपने क्या करना है, लार्ज वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। सेट से ये हो जाएगा। स्टेप 4 अब हमने क्या करना है, लार्ज के अंदर चूंकि लार्ज वैल्यू स्टोर की हुई है, और फिर आपने दूसरा नंबर ले लेना n2। n2 को कंपेयर करके देखना है लार्ज के साथ, क्या n2 लार्ज से बड़ा है या छोटा है। तो n2 ग्रेटर देन लार्ज, अगर n2 लार्ज से बड़ा है तो फिर आपने क्या करना है, लार्ज के अंदर n2 की वैल्यू आपने रख देनी है। सेट लार्ज टू n2, तो n2 की वैल्यू जो है वो लार्ज के अंदर आ जाएगी, लार्ज नाम के वेरिएबल। वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लार्ज की वैल्यू बड़ी रहती है, तो आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि इफ कंडीशन है, एल्स पार्ट इसमें नहीं। स्टेप 5 फिर आपने क्या करना है, n3 ग्रेटर देन लार्ज। n2 को आपने कंपेयर करके देख लिया n1 के साथ, जो भी थी लार्ज वैल्यू निकाल ली। अब तीसरी वैल्यू रहेगी n3। अब n3 को लार्ज के साथ कंपेयर करें, तो लार्ज के साथ कंपेयर किया कि n3 की वैल्यू क्या लार्ज से बड़ी है,
अगर तो ये ट्रू है तो फिर क्या करना है, n3 की वैल्यू लार्ज के अंदर स्टोर कर लेना, जो भी n3 नंबर में वैल्यू पड़ी हुई है वो लार्ज के अंदर आ जाएगी। तो ये आपने करना है। सेट का मतलब है कि उसको असाइन करना और उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू रखनी है, और ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू रखी हुई है तो उस वैल्यू को नई वैल्यू से अपडेट करना, सेट से ये मुराद है। तो अब लार्ज के अंदर तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू हम स्टोर कर चुके हैं। स्टेप नंबर 6 आउटपुट कर देना है लार्ज, तो लार्ज के अंदर जो वैल्यू उसको आउटपुट कर देना है। तो तीनों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है वो आउटपुट हो जाएगा, और स्टेप 7 एंड हो गया, एल्गोरिदम का इख्तिताम हो गया। इसके बाद मजीद देखें कि अब एग्जांपल नंबर 6, इसमें हमने एल्गोरिदम बनाना है एक बच्चे के ग्रेड फाइंड करने के लिए, और सब्जेक्ट में उसके टोटल मार्क्स और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो लेके यूज़र से परसेंटेज निकालनी, और परसेंटेज की बुनियाद पे ग्रेड जो है नंबर का बच्चे का वो हमने मालूम करना है। तो ये भी ऑलरेडी सारे के सारे जो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके एल्गोरिदम अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे फ्लो चार्ट्स में हम तफसील से इनको पढ़ चुके हुए हैं। उन्हीं को बस हमने एल्गोरिदम की इस्तेलाहात को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक उनकी शक्ल तब्दील की है, और वहाँ पे तफसील से हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप हो गया स्टार्ट। दूसरे स्टेप में देखें इनपुट नंबर्स, तीन नंबर्स हमने इनपुट किए, दो नंबर्स हैं, एक मार्क्स ऑब्टेन के बच्चे के हासिल करदा नंबर, दूसरे टोटल मार्क्स को मार्क्स मैंने कर दिए। तो अब फिर हमने क्या करना है, स्टेप 3 में परसेंटेज निकालनी। तो ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 ये बनी परसेंटेज। एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल बनाया या परसेंटेज नामी मेमोरी लोकेशन बनाई, उसमें हमने परसेंटेज निकाल के बच्चे की तो वो स्टोर कर ली। अब मजीद हम परसेंटेज के लिहाज से ग्रेड जो है उसका फार्मूले के मुताबिक ग्रेड सेट करते हैं। इफ क्या है कि अगर ये हमने कंडीशनल जो है वो लगाई, और इस कंडीशन की बुनियाद पे ग्रेड का तयन होगा, जो भी कंडीशन इसमें से ट्रू होगी उसके मुताबिक मुतलका ग्रेड की वैल्यू ग्रेड वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, और उससे आप देखिए कैसे होगा। इफ अगर परसेंटेज 80% से ज्यादा है, तो अगर परसेंटेज 80 से ज्यादा है तो फिर आपने क्या करना है, ग्रेड वेरिएबल, ग्रेड नाम की एक मेमोरी लोकेशन बनाई जिसको ग्रेड वेरिएबल का, उसमें a+ स्टोर कर दे। फिर एल्स इफ, वरना अगर परसेंटेज की वैल्यू 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा 80 तक अगर परसेंट हो, 70 से ज्यादा हो लेकिन 80 तक हो, तो फिर ग्रेड नामी वेरिएबल के अंदर या ग्रेड नामी मेमोरी लोकेशन पे आपने क्या स्टोर कर देना, ए स्टोर कर देना। ये वैल्यूज कहाँ से ली है, ये एक फार्मूला सर्टन है ग्रेड का, हो सकता है बुक में भी आपके दिया हो, तो उसमें से आप देख के उसके मुताबिक ये आपने इसका सेट कर देना। एल्स इफ, वरना अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60, परसेंटेज अगर 60 से ज्यादा है तो क्या करो, ग्रेड की वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को उसमें बी स्टोर कर दो, और ये 60 से ज्यादा होगी लेकिन 70 तक जाएगी। फिर एल्स इफ, अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 50, परसेंटेज ये देखें 50 से ज्यादा हो और 60 तक चले जाए, तो फिर ग्रेड की वैल्यू हमने क्या रखनी है, सी रख देनी है। तो ग्रेड की वैल्यू सी, ग्रेड नाम की वेरिएबल में सी आ जाए। मजीद देखें, एल्स इफ, वरना अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40, अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा है लेकिन 50 तक जाती है, 40 से ज्यादा हो 50 तक जाए, तो फिर इस शेल्फ में क्या होगा कि ग्रेड जो है वो आप डी असाइन कर देंगे, ग्रेड नामी वेरिएबल या ग्रेड नामी मेमोरी लोकेशन पे डी स्टोर हो जाए। और एल्स इफ परसेंटेज 33 से ज्यादा हो, अगर 33 से ज्यादा है और 40 तक चली जाती है तो ग्रेड को आपने ई सेट कर देना। और एल्स, वरना सेट ग्रेड टू एफ, अगर परसेंटेज 33 से कम है तो ग्रेड को फिर एफ असाइन कर दो, तो ग्रेड नामी मेमोरी लोकेशन पे एफ आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा एक आपके सामने एक चार्ट होगा, टेबल होगा, उसमें ग्रेड का ये सारे उन्होंने बताया होगा कितनी परसेंटेज से कितनी परसेंट तक एज तक क्या ग्रेड लेना है, तो उसी के मुताबिक हमने ये सारा बनाया हुआ। इसके बाद चूंकि ग्रेड में मुतलका ग्रेड स्टोर हो गया, स्टेप नंबर 5 में हमने आउटपुट कर दी ग्रेड की वैल्यू। तो जो ग्रेड में स्टोर होगा मुतलका कंडीशन के ट्रू होने पे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, एंड एल्गोरिदम का इख्तिताम हो गया। बेटे इसके लिए भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने फ्लो चार्ट वाला लेक्चर गौर से तवज्जो से सुनना है, जिसमें ये सारी एग्जांपल डिस्कस हुई हुई हैं, तफसील से वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसी फ्लो चार्ट में जो चीज़ें बयान की गई हैं उन्हीं को हमने
एक एल्गोरिदम की मखसूस इस्तेलाहात को इस्तेमाल करते हुए हमने एल्गोरिदम की शक्ल में तब्दील किया। कोई मुश्किल बात नहीं, कोई नई चीज़ हमने नहीं की, उसमें मैंने एग्जांपल्स दे के भी सारी चीज़ें समझाई हुई। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल अमाउंट यूज़र एंटर करे और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करे और पीरियड एंटर करे साल का, ये कैसे होगा। सबसे पहले देखें, स्टेप 1 में स्टार्ट आ गया, स्टेप 2 में इनपुट करने हैं नंबर्स, 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमने एंटर करनी है। वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन सी हैं? एक अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, किस अमाउंट पे आपने कौन सी अमाउंट बारो की थी, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रेट क्या है, जिस ये परसेंटेज में होता है, किस शरह से वो आपका इंटरेस्ट जो है वो लग रहा है। और ईयर्स का मतलब है साल, कि कितने साल के लिए आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो उसके लिए फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाइड बाय रेट को 100 पे डिवाइड कर दिया और साथ जो ईयर्स है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारे का सारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट नाम की मेमोरी लोकेशन या इंटरेस्ट वेरिएबल में स्टोर होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेट इंटरेस्ट टू, तो ये कैलकुलेशन हुई, कैलकुलेशन का रिजल्ट इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। उसके बाद चूंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको डिस्प्ले कर देंगे। स्टेप 4 में आउटपुट कर दिया इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर था वो स्क्रीन पे आउटपुट हो गया और एंड हो गया, जिससे ये पता चला कि एल्गोरिदम का इख्तिताम हो चुका। इसके बाद देखें एल्गोरिदम, जो एग्जांपल नंबर 8 है, इसमें मैंने ये किया कि एल्गोरिदम में सेल्सियस से फ़ारेनहीट और फ़ारेनहीट से सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करना था। तो इस एग्जांपल को मैंने दो हिस्सों में अलग अलग करके और फिर अलग से किया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें ज़रा देखें, पहले हिस्से में हम सेल्सियस से फ़ारेनहीट में करेंगे। तो स्टार्ट किया, पहला स्टेप और इनपुट किया न्यूमेरिक वैल्यू, एक नंबर इनपुट किया कि सेल्सियस टेम्परेचर, और सेल्सियस नाम के वेरिएबल में वो टेम्परेचर स्टोर हो गया। फिर सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। ये कैलकुलेशन हुई, सेल्सियस वैल्यू जो भी है यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और फर्ज किया 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 यहाँ पे आ गया, कैलकुलेशन हुई तो इसका जवाब आया 212। और फ़ारेनहीट में 212 जो वैल्यू है वो फ़ारेनहीट नामी मेमोरी लोकेशन या फ़ारेनहीट वेरिएबल में आ गया और ये सेट सही हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में फ़ारेनहीट में जो कुछ वैल्यू स्टोर थी उसको आउटपुट कर दिया, फ़ारेनहीट आउटपुट हो गया। स्टेप नंबर 5 एंड हो गया। इसके बाद देखिए इसी का दूसरा पार्ट ये कि अगर हमने फ़ारेनहीट से सेल्सियस में जाना है तो क्या होगा। इनपुट किया नंबर फ़ारेनहीट, तो फ़ारेनहीट से सेल्सियस में जाने का फार्मूला है कि 5/9 मल्टीप्लाइड बाय फ़ारेनहीट -32, तो ये सेल्सियस की वैल्यू आएगी। उसी फार्मूले को हमने उसमें से एफ की वैल्यू निकाल दी। ये फ्लो चार्ट जब पढ़े थे तो उसमें मैंने फार्मूला लिखा हुआ था, तो उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चुनाचे फ़ारेनहीट में जो वैल्यू थी वो ले, अगर फ़ारेनहीट में 212 है वो लेंगे तो कैलकुलेट करके सेल्सियस में 100 स्टोर हो जाएगा। और फिर सेल्सियस नाम के वेरिएबल में 100 स्टोर है और आउटपुट कर दी सेल्सियस की वैल्यू। उसके बाद एंड हो गया आपका एल्गोरिदम, उसका इख्तिताम हो। इसके बाद आखिरी एल्गोरिदम है कि हमने क्या करना है कि दो नंबर्स हैं n1 से n2 तक और n2 n1 से बड़ा है और इसके दरमियान जो इवन नंबर्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए एल्गोरिदम। तो जो फ्लो चार्ट हमने देखा था उसी फ्लो चार्ट को आप सामने रखेंगे और लेक्चर को सुनेंगे, उसके बाद ये एल्गोरिदम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस एल्गोरिदम में कैसे काम किया गया। तो ज़रा देखें, सबसे पहले स्टार्ट आ गया और स्टेप 2 में हमने इनपुट किए दो नंबर्स, एक n1 में स्टोर कर लिया, दूसरा n2 में। तो नंबर 1 के लिए n1 हमने कर दिया, n2 नंबर 2 के लिए n1 और n2 दो मेमोरी लोकेशंस हैं, ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू स्टोर कर ली। अब हमने क्या करना है कि इफ़ n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2, अगर n1 n2 से कम हो तो ये कंडीशन ट्रू होने पे कंट्रोल जो है वो बॉडी के अंदर चला गया। देखिए ये ब्रेस इंडिकेट कर रहा है बॉडी, यहाँ से लेके स्टेप 6 तक इसकी ये बॉडी इसके अंदर चला गया कंडीशन के ट्रू होने पे। फिर हमने मजीद एक कंडीशन चेक की n1 mod 2 इक्वल्स 0 के नंबर 1 को 2 पे डिवाइड किया, जो भी नंबर था n1 उसको 2 पे डिवाइड किया और 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर को चेक किया क्या रिमाइंडर 0 है। तो अगर 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो नंबर लामुहल्ला फिर इवन हुआ। जब इवन होगा तो फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट कर देना n1। इसका मतलब ये कि n नंबर जो है वो n1
इवन नंबर है और ये आउटपुट हो जाएगा। फिर हमने अगले नंबर पे चला जाना, मसलन फर्ज किया हम नंबर 5 से लेके और 10 तक हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, वो इवन नंबर्स डिस्प्ले हो। तो 5 अगर फर्ज किया उसको चेक कर रहे हैं n1 मॉड 2, तो 5 मॉड 2 को देखें तो वो रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो इसलिए आउटपुट नहीं होगा 5। लेकिन अगला नंबर पे हम चले जाएंगे n1 2 n1 प्लस 2, तो 5 के बाद अगला नंबर हम चेक करेंगे 6। चुनाचे 5 से लेके अगर 10 तक हमने देखना है तो इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 6, उसके बाद 8 और 10 तक। 6, 8 और 10 ये 3 नंबर्स होंगे। ओके, लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन, और अगर लेस देन होगी तो 6 और 8 ये 2 इवन नंबर होंगे। तो अब देखें फिर हमने क्या किया, सेट n1 टू n1 प्लस 1, n1 की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो हमने n1 की वैल्यू को अपडेट करके वापस n1 में स्टोर किया। चुनाचे इससे मुराद ये कि जो n1 नंबर है उसकी वैल्यू में 1 ऐड करो और वापस n1 में ही स्टोर करो। तो n1 में अगर फर्ज किया हमने 5 से शुरू किया था, 5 में 1 जमा किया तो 5 में जमा 1 करके क्या बन गया, 6। तो अब n1 के अंदर 6 स्टोर हो गया और फिर अगले स्टेप पे चले गए, स्टेप 6, गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे वापस जाओ, कंडीशन चेक करो। फर्ज किया हमने 5 से स्टार्ट किया, 10 तक जाना, दूसरा नंबर हमने ले लिया 6। अब 6 के लिए चाहे 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई ट्रू, लूप की बॉडी में, इसकी बॉडी में आ गया। अब जरा देखें, इफ n1 mod 2 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखें n1 के अंदर अब 6 स्टोर है, 6 mod 2, तो 6 को 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, कंडीशन हो गई ट्रू, आउटपुट हो गया n1। n1 को आउटपुट कर दो, 6 आउटपुट हो गया, तो 6 इवन नंबर है वो आउटपुट हो गया। सेट n1 टू n1 प्लस 1, जो n1 की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दो, तो n1 में 6 है, 6 में 1 ऐड किया, अब n1 में क्या आ जाएगा, 7। फिर आगे आ गया गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे वापस आ गया। अब देखें 7 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई ट्रू। तो फिर बॉडी में आ गए इसमें, अब 7 mod 2 इक्वल टू 0, तो 7 mod 2 इक्वल टू 0, 7 को 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 1, तो रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब है ऑड नंबर आउटपुट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर अगले स्टेप पे आ गए, स्टेप सेट n1 टू n1 प्लस 1, तो n1 में 7 है, 7 में 1 ऐड किया, 8 हो गया, तो n1 के अंदर 8 आ गया। उसके बाद स्टेप 6 पे आए, गो टू स्टेप 3, कि स्टेप 3 पे वापस जाए, स्टेप 3 पे आए। अब देखें 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10, n2 को हमने 10 लिया था, कंडीशन हो गई ट्रू, बॉडी में आ गए इसके। और 8 n1 mod 2 इक्वल टू 0, 8 mod 2 इक्वल टू 0, तो 8 को 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0, इवन नंबर हुआ, तो आउटपुट कर दिया n1। n1 में 8 था, 8 आउटपुट हो गया। अब दूसरा इवन नंबर, पहला 6 आउटपुट हुआ था, अब यहाँ पे 8 आउटपुट हो गया। सेट n1 टू n1 प्लस 1, जो n1 की वैल्यू उसको 1 से इंक्रीज करके n1 में स्टोर करो, तो 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9, n1 में 9 स्टोर हो गया। गो टू स्टेप 3, अगला स्टेप पे आया, स्टेप 3 पे वापस गए, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई ट्रू, बॉडी में आ गए। n1 mod 2 इक्वल टू 0, 9 mod 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं बचता, 1 बचता है, इसलिए आउटपुट कुछ नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। सेट n1 टू n1 प्लस 1, तो जो n1 की वैल्यू उसको 1 से इंक्रीज कर देना है, तो 9 प्लस 1 n1 में आ जाएगा अब 10, तो 9 प्लस 1 10, n1 में 10 स्टोर कर दिया। गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे वापस गए, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई ट्रू, लूप की बॉडी में आ गए। ये रेपिटेशन हो रही है चूंकि बार बार, इसलिए मैंने लूप इसको कह दिया, क्योंकि अब इसकी बॉडी में आए तो फिर हमने क्या किया, n1 mod 2 इक्वल टू 0, 10 mod 2 इक्वल टू 0, 10 को 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, कंडीशन ट्रू, आउटपुट n1, जो n1 की वैल्यू उसको आउटपुट कर दो, तो n1 में 10 था, 10 आउटपुट हो गया। चुनाचे कितने इवन नंबर्स हमने इनपुट कर दिए, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 3 इवन नंबर्स इस रेंज में आते हैं, वो आउटपुट हो गए। उसके बाद सेट n1 टू n1 प्लस 1, जो n1 की वैल्यू उसको 1 से इंक्रीज करके वापस n1 में स्टोर करो, तो n1 में 10 था, 10 प्लस 1 n, ये बन गया 11, तो n1 में अब आ गया 11। गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे जाए वापस, स्टेप 3 पे आ गया, 10 इज लेस देन 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की इसकी बॉडी में नहीं जाएगा, बल्कि कंट्रोल स्टेप 3 से डायरेक्ट फिर मूव इस पे हो जाएगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे स्टेप 7, स्टेप 7 पे एंड है, आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से
ये एल्गोरिदम काम करेगा। तो बच्चे फ्लो चार्ट्स आपने सामने रखने हैं, उसके एग्जांपल्स को सामने रखना है, लेक्चर्स दोबारा लेने हैं वो वाले, और फिर उसके बाद ये आपने एल्गोरिदम वाला लेक्चर देखना है। तो इंशाल्लाह ये वाज़ी हो जाएगा। वही चीज़ें हैं, मैंने ज़्यादा तफसील से इन पे जिक्र नहीं किया, ना ज़्यादा डिटेल में इनकी एग्जांपल्स की, वही चीज़ें सिर्फ एल्गोरिदम के मखसूस इस्तिलाहात को इस्तेमाल करते हुए उनको एक्सप्लेन कर दिया गया और एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख दिया गया। उम्मीद है आपको वाज़ी हो गया होगा। किसी किस्म का कोई मसला हो तो अपने टीचर से रब्ता कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।